हेलो गाइज, मैं अमरेंद्र यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आपको हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि इस चैनल पर आपको क्लास 11th और क्लास 12th का कंप्लीट मैथ भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये आज आपका वीडियो है। तो आज इस वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे, एक तरह से आपका इंट्रोडक्शन होगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे भाई किस बुक को हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं और पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होगी। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहिए। तो आइए देखिएगा, क्लास 10th आप पढ़ कर आ चुके हैं, निकल गए हैं वहाँ से। क्लास 10th में आपने मैथ में जो चीज़ आपने पढ़ी है, जैसे वहाँ पर आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़ा है, उसको फिर से आपको 11th क्लास में पढ़ने हैं। अब आपके दिमाग में बात आ सकता है कि सर जब हम पढ़ ही लिए हैं तो फिर से उससे पढ़ना क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल, मैट्रिक क्लास में या फिर 10th क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का ट्रिग्नोमेट्रिक था। लेकिन अब आप यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे वो स्टैंडर्ड लेवल का होगा, वो थोड़ा सा हायर लेवल का होगा। उसी प्रकार से अगर हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 10th क्लास में बेसिक जो को देखे होंगे, बेसिक जो को समझे होंगे, लेकिन अब यहाँ पे एडवांस हो जाएगा उसका। और क्लास 11th का जो मैथ है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आपके दिमाग में बात आएगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप आने वाले समय में जो भी एग्जाम देंगे, जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दें, उसमें 11th का सीधे तौर पर रूल होता है। वो चाहे आप जेई का एग्जाम दें या फिर आप जो है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे कि आपका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सारी परीक्षाओं को दें, तो उसमें भी आपको 11th क्लास में जो चीज़ आप पढ़े रहते हैं, जो 11th क्लास का सिलेबस होता है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 11th क्लास आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके कैरियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इस समय को आप किसी भी कीमत पर बर्बाद न होने दें। अगर आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो एक बेनिफिट आपको एंट्रेंस एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ जब आप 12th में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी होती हैं जो 11th क्लास से रिलेट करती हैं, तो वहाँ पर आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वही जो बच्चा 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उसको 12th क्लास में जाने के बाद हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े। तो इसलिए भी 11th क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप हम बता दें कि आप सीबीएसई बोर्ड से हों या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हों, चाहे बिहार बोर्ड से हों या फिर यूपी बोर्ड से हों या फिर एमपी बोर्ड से हों, किसी भी बोर्ड से हों, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम आपको एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करने वाले हैं। और एनसीईआरटी जो बुक होता है, एनसीईआरटी जो बुक है, यहीं से आपके बोर्ड के एग्जाम में 75 to 80% आपको क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। यहीं से एनसीईआरटी बुक से ही आपको 75 to 80% क्वेश्चंस आपको कवर किए जाते हैं। तो ये आपको बेसिक बुक है, बिल्कुल बेसिक लेवल की बुक है। इसे आपको हर हाल में, एनसीईआरटी बुक की बात करें तो आप इसे हर हाल में आपको पढ़ना है। इसके बगैर एक तरह से समझिए कि आपको पढ़ाई आपका जो है अधूरी होगी। ठीक है, अब जो है अगर हम सिलेबस की बात करें कि आपके 11th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स जो कि आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है, कहाँ से आपके जो है प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, तो आपको हम सिलेबस से बताएं तो सिलेबस को 6 पार्ट में आपको बांटा गया है। पार्ट यहाँ पर यूनिट है, 6 यूनिट में आप समझ सकते हैं बांटा गया, या फिर 6 पार्ट में आप समझ सकते हैं। तो जो पहली यूनिट है
इसमें आपको स्टेट्स एंड फंक्शंस को कवर किया गया है और इसके तहत आपको 3 आपको चैप्टर्स या फिर टॉपिक आप कह लीजिए पढ़ने हैं। इसमें से एक आपको स्टेट्स है, दूसरा आपका रिलेशंस है और तीसरा आपको फंक्शंस है। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो वहां पर भी कुछ बच्चे, कुछ बोर्ड में आपको स्टेट्स से सिलेबस में रहता है तो कुछ बच्चे स्टेट्स पढ़े होंगे, लेकिन कुछ बोर्ड में आपको, जैसे कि आपका यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, वहां पर आपको 10th स्टैंडर्ड में संभवतः आप स्टेट्स से चैप्टर नहीं होता है तो वो लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। यानी कि कुछ बच्चे आपको स्टेट्स पढ़े होंगे और कुछ बच्चे आपको स्टेट्स से नहीं पढ़े होंगे। जो पढ़े हो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, आपको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो ये आपका पहला यूनिट आपका स्टेट्स एंड फंक्शन से। दूसरा यूनिट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री। इसके तहत हम लोग कवर करने वाले हैं क्या क्या, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, उसके बाद आपको आने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, और इसके बाद आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पर हम लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशन। तो जो आपका सेकेंड यूनिट है इसमें आपको टोटल अगर देखा जाए तो इसमें 6 टॉपिक आपको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आपका तीसरा यूनिट आता है, तो हम लोग का तीसरा यूनिट रहने वाला है अलजेब्रा का। अलजेब्रा हालांकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अलजेब्रा में काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको अलजेब्रा में पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बाद से ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हालांकि आप वहाँ पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग आपको मिलेगा। और ये आपको हो सकता है कि नया हो लीनियर इनइक्वेशन। इसमें आपको 1 वेरिएबल भी पढ़ना है और आपको 2 वेरिएबल भी पढ़ना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये भी आपके लिए नया होगा। बाइनोमियल थ्योरम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हालांकि आप लोग पढ़े होंगे एपी, 10th स्टैंडर्ड में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, ये आपको नया मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको सम स्पेशल सीरीज, जैसे कि आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज, लोगारिथमिक सीरीज, ये सारे भी आपको इसमें कवर किए जाएंगे। तो ये तीसरा यूनिट अलजेब्रा का है। इसमें कुछ चीज़ें जो आप पहले से पढ़ रखे हैं वहाँ पे आपको काफ़ी सहूलियत होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपके लिए नहीं होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले यूनिट, चौथी यूनिट। चौथा यूनिट आपका क्या है? चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े हैं, तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ों को आपने सीखा है, तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा। तो इसमें आपको क्या क्या कवर किया जाएगा, क्या क्या आपके सिलेबस में है, तो आपका स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, उसके बाद से सर्कल पढ़ना है, लेकिन ये आपको जो है पैराबोला, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। एलिप्स आपको पढ़ना है, बिल्कुल नया होगा आपके लिए। हाइपरबोला ये बिल्कुल आपके लिए नया होगा। साथ ही साथ आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी इसमें कवर करना है। तो चौथा यूनिट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग के। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है कैलकुलस का। अब इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका यूज आपको जब आप 12th में जाएंगे तो इसका यूज आपको ज़्यादा पड़ेगा। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में हर एक के टॉपिक, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको कैलकुलस, जब आप सवाल को हल करते हैं, न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कई बार कैलकुलस का यूज होता है। तो इस लिहाज से भी कैलकुलस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको लिमिट्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद से डेरिवेटिव्स के बारे में आपको बताया जाएगा, पूरा कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के। तो 5वां यूनिट आपका कैलकुलस रहने वाला है। 6ठा यूनिट आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, काफ़ी सिंपल होता है। लेकिन 7वां यूनिट ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों टॉपिक आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर आपने बेसिक जानकारी ली थी, और हालांकि वहाँ से आपको जो कुछ भी जानकारी मिला वो आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ों को पढ़ना होगा। और जब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे तौर पर उसका यूज देखने को मिले। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस 11th क्लास का है, और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, पूरा कंप्लीट करेंगे इसे। अब हम लोग जैसे कि आपको हम बता दिए कि आपको एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी हम लोग टॉपिक या फिर कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो आपको हम पहले समझाएंगे उसका कंसेप्ट कराने के बाद से सीधे हम आएंगे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन पे, और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का हैबिट नहीं है, या फिर 10th क्लास में वो पढ़े तो जैसे तैसे करके पास कर गए हैं, लेकिन अब उनको फील हो रहा है कि भाई हमको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आगे हमको पढ़ना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर प्लानिंग पता नहीं होता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10th क्लास में जब आप थे तो वहाँ पर सिलेबस आपको छोटा था, वहाँ पर चीज़ें लिमिटेड थी, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रॉड सिलेबस से, मतलब कि बहुत कुछ पढ़ना है कम समय में। तो यहाँ पर आपको एक प्लानिंग होना चाहिए, यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजी के तहत पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको हर एक सेगमेंट को आप कवर कर पाए। विदाउट आप स्ट्रेटजी का पढ़िएगा तो आपको कुछ कवर होगा, कुछ बाकी रह जाएगा, फिर आप एग्जाम में बेटर नहीं कर पाएंगे। तो आइए आपको हम कुछ स्ट्रेटजी, कुछ टिप्स आपको शेयर करते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएँ, आप अच्छा स्कोर कर पाएँ, और भविष्य में भी आप अच्छा कर पाएँ। तो इसके लिए हम स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, क्या हम आप अपना सकते हैं, आइए देखिएगा। स्ट्रेटजी में आपको जो है 4 बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले फाइंड योर कंफर्ट जोन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शाम को या फिर रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए, अपने आप से पूछिए, अपने आप को आप सबसे बेहतर जानते हैं, तो अपने आप से आप पूछिए, खुद आप तय कीजिए कि भाई हमको कब पढ़ना बेहतर लगता है, कब हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो एक सबसे पहले आप टाइम चुनिए, ठीक है, और साथ ही साथ एक प्रॉपर जगह चुनिए जहां पर आप बैठकर कंटिन्यू पढ़ सके। अब ऐसा ना हो कि भाई कभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कभी उठकर वहाँ पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, तो आपका एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, जिसके चलते आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है। तो आपको सबसे पहला ये काम करना है कि एक तो आपको समय का चुनाव करना है, और उसके बाद से आपको एक प्रॉपर जगह का चुनाव करना है कि भाई हमको यहीं पे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो इस बात को आप पहले ध्यान रखें। इसके बाद
जब आप इतना काम कर ले उसके बाद से आप क्या करें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जोश में आकर लगातार जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लगातार आपको जो है 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद से पता चलता है कि वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। आप क्या करें, स्टडी इन ब्लॉक्स, मतलब ये कि आप छोटे छोटे पार्ट में स्टडी करें। जैसे जब आप स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब आप एक बार पढ़ने बैठें तो आप जो है 1 घंटा पढ़ें, उसके बाद से आप जो ब्रेक ले लें। 1 घंटा पढ़े कंटिन्यू, उसके बाद से ब्रेक ले ले। ऐसा ना हो कि भाई एक बार बैठें और लगातार 3 घंटा पढ़े जा रहे हैं, 3 घंटा पढ़े जा रहे हैं, तो आप ऐसे लंबे समय तक आप नहीं कर पाएंगे। ब्रेक लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेक लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो आप छोटे छोटे ब्लॉक में पढ़ाई करें, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे रूटीन बना सकते हैं कि भाई हमको सुबह में 3 घंटा पढ़ लेना है, दोपहर में हमको ऐसे 2 घंटा पढ़ लेना है। ऐसे आपको जो अभी तो आपका लॉकडाउन का समय चल रहा है तो अभी आपका पूरा हॉलीडे ही है, और शाम को ऐसा बना सकते हैं कि हमको शाम को इवनिंग टाइम में आपको 3 घंटा पढ़ना है। तो ऐसे आपको जो है 3, 2, 5 और ये 3, 8 घंटे की आप कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस 3 घंटे में भी आपको हमने अभी मना किया कि भाई कंटिन्यू आप 3 घंटा ना पढ़ें। इसमें आप क्या कीजिए कि एक बार जैसे सुबह में आप 7 बजे पढ़ने बैठ गए तो 7 से लेकर आप 8 बजे तक पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद से 5 मिनट्स का आप ब्रेक ले लीजिए, और उसके बाद से फिर आप ब्रेक लेने के बाद फिर पढ़ने बैठिए, फिर आप 8 से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे आप ब्लॉक में पढ़ाई करेंगे तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील भी करेंगे और आप ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, तीसरी चीज क्या है कि आप जो है रिवीजन तो बिल्कुल भी करना ना भूलें। रिवीजन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, रिवीजन आपको हर हाल में करना है, ठीक है। आप डेली रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो आप सप्ताह, वीक में ही आप एक ऐसा दिन रखिए जिसमें आप उस दिन केवल और केवल रिवीजन पर फोकस कीजिए। जैसे आप सप्ताह में 7 दिन होता है तो आप ऐसे सुनिश्चित कर लीजिए कि हमको मंडे टू आप सैटरडे कंटिन्यू हमको पढ़ना है, ठीक है। और एक दिन या फिर सप्ताह में आप 2 दिन रख सकते हैं, एक दिन हमको पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है जितना भी हमने चीज पढ़ा है। हालांकि अगर आप रिवीजन डेली करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और अगर आप रिवीजन डेली नहीं कर पाते हैं तो उसका एक उपाय यह है कि आप सप्ताह में किसी एक पार्टिकुलर दिन को, पार्टिकुलर डे को रिवीजन के लिए स्पेशल रखिए और उसी दिन आप पूरा रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ आपको टिप्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको हमने बताया कि भाई कैसे हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, और वीडियो अगर हम बात करें तो वीडियो को कंटिन्यू आपको डेली आपको वीडियो मिलेंगे, वीडियो आपको हम अपलोड डेली करेंगे। और ये जो हमने चैप्टर लिखाया है उसमें ऐसा नहीं कि जिस क्रम में हम लिखाए हैं उसी क्रम में आपको हम पढ़ाएंगे, उसमें आपको क्रम इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए, और जब भी हम पढ़ाने आए तो आपके पास पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए, आप नोट्स बनाते जाएं। इससे क्या होगा कि आप जब रिवीजन करने जाएंगे तो आपको काफ़ी कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको हम किसी चैप्टर पर बात कर रहे होंगे, किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे। और एक बात आपको हम और भी बता दें कि ये तो आपको हम सिलेबस की बात किए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन आपके जब आप सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर आपको उनका यूज करना पड़ जाता है, यूज होता है।
तो हम लोग बेसिक मैथ के तहत हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे और इस चीज़ की हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आज बस इतना है। इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच, जो भी 11th क्लास में बच्चा है उस तक आप ज़रूर पहुंचा दें, जिससे कि आप उस बच्चे को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक है। जय हिंद।